जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। अब से थोड़ी ही देर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करने जा रही हैं। वित्त मंत्रालय का प्रभार उनके पास ही है। जी विधानसभा में पेश होने वाला 2025-26 का बजट 80,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है, जिसमें दिल्ली वालों के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो बजट को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली का बजट पेश कर रही है। जिस तरह भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, उसी तरह हम 27 साल के बाद लौटे हैं। बजट पेश करने से पहले आज सुबह सीएम रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंची, दर्शन पूजन के। इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें बजट को पास किया गया। अब मुख्यमंत्री रेखा विधानसभा पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में ही दिल्ली की बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। और ये 3 तस्वीरें जिसका जिक्र हम कर रहे थे, सबसे पहले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आई थी। और उसके बाद देखिए बजट से पहले जो कैबिनेट बैठक है वो भी हुई। और अब से बस थोड़ी देर का इंतजार, जब बजट पेश करेंगी और निश्चित तौर पर पूरे दिल्ली वालों की नज़र होगी कि आखिरकार इस बजट में क्या होने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है, किसके लिए क्या होगा इस बजट में। ये देखना अपने आप में निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि कई बड़े ऐलान जो हैं होंगे ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वो ऐलान क्या होंगे, महिलाओं के लिए क्या खास हो सकता है, युवाओं के लिए क्या खास हो सकता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या खास हो सकता है, क्योंकि कई वादे जो हैं वो किए गए थे। संकल्प पत्र की भी अगर आप बात करें तो ऐसे में ये बजट जिस पर निगाह पूरे दिल्ली वालों की होगी कि किसके लिए क्या इस बजट में है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरह से आने वाले समय में दिल्ली को आगे लेकर जाया जाएगा, किस तरीके से आने वाले समय में दिल्ली विकास की राह पर आगे बढ़ेगी, ये बजट वही बताएगा। और बस अब थोड़ी देर का इंतजार है जब बजट जो है वो पेश करेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, क्योंकि वित्त विभाग इन्हीं के पास है और इसीलिए जो बजट है वो खुद पेश करेंगी सीएम। और अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि 80,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है। और आपको बता दें बजट से पहले कैबिनेट बैठक भी हुई है और कहा यह भी जा रहा है कि इस बजट में दिल्ली के लिए काफ़ी बड़े ऐलान हो सकते हैं और आने वाले समय में किस तरीके से दिल्ली को आगे लेकर जाना है, दिल्ली किस तरह से विकास की राह पर आगे बढ़े, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए बजट जो है वो पेश किया जाना है। वहीं दिल्ली के बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आतिशी ने कहा बीजेपी को आंकड़ों पर भरोसा नहीं है, बिना आंकड़े देखे बजट तैयार किया गया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या ये अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं कि हमने बिना पढ़े लिखे सोचे समझे इकोनॉमिक आंकड़ों को देखे, दिल्ली की आर्थिक परिस्थिति को देखे, दिल्ली की अर्थव्यवस्था के, जो इंडस्ट्री के, जो व्यापारियों के, जो किसानों के, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको देखे बिना अगर हम अपना बजट बना रहे हैं तो मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही कह रहे हैं कि हमारी कोई पढ़ी लिखी सरकार नहीं है, हम आंकड़े देखने में विश्वास नहीं करते, हम एनालिसिस में विश्वास नहीं करते, हम किस आधार पर बजट बना रहे हैं ये तो बिल्कुल ही साफ नहीं हो रहा अगर आपके पास आंकड़े ही नहीं है। और इसी बीच हमारी सहयोगी शालिनी ने सूर्यपाल खत्री से भी बातचीत की है, सुनिए। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज दिल्ली का बजट 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी पेश करने वाली है। हमारे साथ बीजेपी के ही विधायक मौजूद है। सर, आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और आप लोगों ने कहा था कि चाहे वो मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग, सबको ताक पर रखकर बजट एक बेहतर जो है वो दिल्ली वालों को मिलेगा। देखिएगा, हमारी पार्टी जो है वो राष्ट्रपति पार्टी है। हम लोग जो भी चीज़ करते हैं वो देश हित में करते हैं और इस देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के और भिन्न भिन्न तरीके के लोग इस देश में रहते हैं। और मेरा मानना ये है कि हमारी मुख्यमंत्री एक महिला हैं और वो बड़ी संवेदनशील भी हैं। और हम लोग 27 साल के बाद सत्ता में आए हैं, तो हमारी एक ही इच्छा होगी कि हम दिल्ली के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमारा बजट आए। और मैं 100% ये उम्मीद करता हूँ कि 27 साल में ऐसा बजट नहीं आया होगा जो आज बजट आने वाला है। सर, महिला समृद्धि योजना को लेकर आम आदमी पार्टी आप लोगों पर हमलावर हैं, आरोप लगा रहे हैं। कल तो प्रदर्शन भी किया गया था। क्या माना जाए कि महिलाओं के लिए भी कुछ खास रहेगा इस बजट में? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। अगर उनको इतने ही वो सेंसिटिव हैं महिलाओं को लेके, तो वो महिलाएं उनको पंजाब में नज़र नहीं आती, जिन महिलाओं के साथ पंजाब में वो धोखा देकर आए हैं। और वो हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता को जो हमारे 2500 रुपये के उस क्वेश्चन करते हैं वो
मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, और मेरी बात को आप बिल्कुल रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, कि जो घोषणा पत्र में हमने घोषणाएं करी थी वो सब की सब पर आज भी हम अडिंग है, वो सब होंगी, बट इट विल टेक टाइम। उसको ये नहीं पता कि कोई भी घोषणा जब होती है उसके लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए पहले बजट आना चाहिए। बजट आने के बाद हमें ये भी देखना है कि जो हमारी योजना है वो गरीब लोगों के लिए 2500 रुपये की, और महिलाओं के लिए भी जो है, तो हमें वो भी तो आइडेंटिफाई करने हैं ना, कौन गरीब है, कौन मध्यम है, कौन अमीर है। ऐसा ना हो किसी गरीब का हक ना मारा जाए। एक तो पैसे का अरेंजमेंट करना, क्योंकि वो जाने से पहले पूरे खजाने को खाली करके गए हैं, और बल्कि खजाना खाली नहीं करके गए हैं, दिल्ली के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का कर्जा दे के गए हैं। तो वो कर्जा ख़त्म करना है। उसके बाद उससे साथ साथ हम लोगों ने महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको उनका हक देना है। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, जो जो चीज़ें हमने घोषणा पत्रों में कही थी वो होंगी, उस पर हम आज भी अडिंग हैं। कैमरा पर्सन संदीप रावत के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। और आपको बता दें, अभय वर्मा से भी खास बातचीत की हमारी सहयोगी शालिनी ने, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभय वर्मा जी मौजूद हैं। सर, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, 27 साल बाद आपकी वापसी हुई और आज आप लोग बजट पेश करेंगे। दिल्ली वालों को बहुत उम्मीदें हैं आप इस बार बजट से। बिल्कुल एक अच्छा बजट आएगा, एक संतुलित बजट आएगा, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट आएगा, और जो वायदे हमने चुनाव के दौरान किए थे वो पूरा होता हुई दिखेगा इस बजट में। तो बजट आने दीजिए, फिर सब चीज़ें आपके सामने होगा। सीएम रेखा कह रही थी कि राम राज्य बना देंगे। बिल्कुल, राम राज्य के परिकल्पना पे ही हम चलते हैं। हम राम भक्त हैं, और हमें लगता है कि जो राम राज्य को लेकर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो अगर साक्षात रूप से लागू हो तो बुराई क्या है। एक सवाल सर, महिला समृद्धि योजना को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। कल भी हंगामा हुआ यहाँ परिसर में, उसको लेकर क्या बजट में कोई चर्चा होगी, क्योंकि आप लोगों पर आरोप। बिल्कुल, देखिए, महिला समृद्धि योजना के लिए पहले ही मुख्यमंत्री महोदया ने घोषणा कर दी है कि ये लागू होगा। 5100 करोड़ रुपया, यानी कि 5100 करोड़ रुपया का प्रावधान भी बता दिया है। तो विपक्ष जो है वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वो 1000 रुपया तो लागू नहीं कर पाए, ना पंजाब में 3 साल से दे पाए हैं, लेकिन अब भी वो इसी ताक में रहते हैं कि इनको हम उल्टा पुल्टा बोल के लोगों को भरमाते रहे, लेकिन अब लोग फंसने वाले नहीं हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चीफ और विधायक अभय वर्मा जी मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। कैमरा पर्सन संदीप के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली। तो देखिए, आज बजट पेश होना है और उससे पहले अगर आप बीजेपी विधायकों को सुने तो उनका ये क्लियर कहना था कि हाँ, जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे। हालांकि देखिए, ये भी कहा गया कि महिला समृद्धि योजना में जो तमाम बातें हैं वो हुई हैं। और इसी बीच आपको बता दें, विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू हो गई है। आपको लिए चलते हैं और तस्वीरें भी दिखाते हैं। मैं अपनी तरफ से तथा पूरे सदन की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे विधायक, माननीय विधायक, इस सदन के सदस्य जो दूसरी बार निर्वाचित हुए, आज उनका जन्मदिन है। इस अवसर पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हमारे बीच में दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी भी एलजी गैलरी में उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे पूर्व विधायक श्री सुभाष सचदेवा जी भी आज इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी मैं स्वागत। वार्षिक बजट का प्रस्तुतिकरण। अब माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करेंगी।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत कर रही हूं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। कोई साधारण बजट नहीं है ये। दिल्ली की जनता और पूरा देश आज इस सदन के माध्यम से यह बजट सुन रहा है कि दिल्ली की सरकार, नई सरकार, जो कि ऐतिहासिक जनादेश लेकर के यहाँ चुन के आई है, जिनको बड़ी आशाओं और अपेक्षाओं के साथ दिल्ली की जनता ने वोट दिया और यहाँ भेजा, उस सरकार का पहला बजट कैसा होगा, आज यहाँ पर पूरा देश देखना चाहता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये बजट सिर्फ सरकारी खर्चे और आमदनी का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि पिछले 10 सालों की बेहाल और बदतर हुई दिल्ली को विकसित बनाने की दिशा में उठाया गया पहला संकल्पित कदम है। एक ऐसी दिल्ली जो गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य का संगम बने, ऐसी दिल्ली का बजट आज यहाँ प्रस्तुत किया जाए। मैं और मेरी सरकार दिल्ली वासियों को तथा मां यमुना को नमन करते हुए इस जिम्मेदारी को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए इसे समुचित निभाने का संकल्प करती हूँ। हमारा यह बजट बाबा साहब के समता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय, महात्मा गांधी के सर्वोदय और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन सिद्धांतों पे आधारित है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए अत्यंत दुख होता है कि पिछले 10 सालों में विकास के हर पैमाने पे दिल्ली फिसलती गई, लगातार फिसलती गई। जर्जर सड़कें, दूषित यमुना, सीवर ओवरफ्लो, स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति, वायु प्रदूषण के कारण से ये समझ में आता है कि पिछली सरकार के शासन और नीतियां जो थी, उसके कारण से दिल्ली की जनता कितनी त्रस्त रही। पिछली सरकार ने दिल्ली की अर्थव्यवस्था को दीमक की तरह खोखला किया, दीमक की तरह। और दिल्ली जल बोर्ड घाटे में, डीटीसी घाटे में, दलितों के उत्थान के लिए बनाया गया कॉर्पोरेशन घाटे में, झुग्गी के विकास के लिए काम करने वाला ड्यूसिप पूरी तरह ठप, गंदा पानी, बहता सीवर, ये दिल्ली की पहचान बन चुकी थी। और ऐसे में इस सरकार का हमारे पास आना और इसको चलाना में इतनी तरक्की करने वाला, जो कि 31.5% अधिक है, पिछले साल की तुलना में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है। अध्यक्ष महोदय, जहां साल दर साल बजट बढ़ने की बजाय घटा, जहां जीडीपी की दर पूरे देश की तुलना में कम रही, राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय की जो गति पूरे देश में है, उससे कम गति से बढ़ी। इससे यह स्पष्ट है कि पिछली सरकार में ना तो क्षमता थी कि वो राजस्व बढ़ा सके और ना ही इच्छा शक्ति थी कि विकास कार्यों पे ईमानदारी से खर्चा कर सके। ये स्थिति थी पिछली सरकारों की। और दिल्ली की वर्तमान स्थिति में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि बुनियादी ढांचा और नागरिक सुविधाएं पूरी तरीके से ध्वस्त है, पूरी तरीके से ध्वस्त है। यही नहीं, ये आंकड़े पूरे तरीके से फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का स्पष्ट परिणाम है, स्पष्ट कि किस तरीके से दिल्ली की जनता को धोखा दिया गया। यहाँ ये कहना भी उचित होगा कि सरकारी आय
इसलिए घटी क्योंकि जो राजस्व सरकार को मिलना चाहिए था वह शराब माफिया, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के माध्यम से पिछली सरकार से जुड़े हुए संबंधित लोगों को मिल रहा था, सरकार के खजाने में नहीं आ रहा था। इसलिए दिल्ली पिछड़ती गई। पर अब भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन एवं अक्षमता के दिन, आपदा सरकार के दिन चले गए हैं। हमारे 1 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट में किए जाने वाले कैपिटल एक्सपेंडिचर, अध्यक्ष महोदय, उनको दुगनी बढ़ोतरी दी गई है, दुगनी, डबल कर दिए गए हैं, जो कि पिछले बजट के इतिहास में पिछली बार 15,089.25 लगभग करोड़ की तुलना में इस बार 28,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया गया है। विकसित दिल्ली के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर की इस राशि का आवंटन सड़कों, नालियां, सीवर, शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने यह कहते हुए डेवलपमेंट में कम खर्च किए, हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है। विडंबना यह है कि अगर पिछली सरकार ने दिल्ली में केंद्र सरकार की योजनाओं को मात्र राजनीतिक कारणों से यदि रोका ना होता तो शहर में स्वास्थ्य की, शहरी आवास, पानी, सीवर आदि विकास कार्यों में पैसों की कभी कमी नहीं होती, कभी कमी नहीं होती। राजनीतिक कारणों से हर योजना को रोका गया, परंतु दिल्ली का दुर्भाग्य रहा। अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहती हूं। सारा विश्व जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन पे आधारित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू की गई, पूरे देश में लागू की गई। लाखों जरूरतमंद नागरिकों को इसका सीधा फायदा प्राप्त हुआ, सीधा फायदा। परंतु केंद्र के निरंतर अनुरोध करने के बावजूद लगातार कहा गया कि इसे दिल्ली में लागू कीजिए, लागू कीजिए, परंतु दिल्ली में वो लागू नहीं की गई। सिर्फ इसलिए कि तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे वो चाहते थे इस योजना में उनका नाम जोड़ दिया जाए, तब वो लागू करना चाहते थे, उनका नाम जोड़ दिया जाए। और इस जिद का खामियाजा पूरी दिल्ली को भुगतना पड़ा। कितने तकलीफ की बात है, जिन स्वास्थ्य सेवाओं का नाम, केवल नाम के कारण उन्होंने दिल्ली को आयुष्मान भारत से जोड़ के रखा, तोड़ के रखा। आज इस सदन में मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूँ कि सरकार ने जिस दिन अपना कार्यभार लिया, शपथ के तुरंत बाद पहली कैबिनेट की मीटिंग करके आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करने का निर्णय लिया गया और ये योजना बहुत जल्द अब दिल्ली में लागू हो जाएगी, जिसके माध्यम से दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसी योजनाओं के रूप में बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। हमारी सरकार ने किया, अध्यक्ष महोदय, और ये निर्णय भी लिया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र के द्वारा दिए जा रहे 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के साथ साथ दिल्ली सरकार उसमें टॉप अप करके और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त इंश्योरेंस दिल्ली के लोगों को देगी। और इस तरीके से दिल्ली की जनता को अब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल पाएगा और जिसके लिए हमने लगभग 2,144 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के आशय से 16 संकल्प घोषित किए थे और महिलाओं का सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा में पहला स्थान रखता है, हमेशा से पहला स्थान रखता है। वही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने जब 2014 में सरकार बनी तो लाल किले की दीवार पे वहां खड़े होकर के
जो लोगों के ध्यान में भी नहीं थी समस्या। पूरा का पूरा देश जिस ओपन डेफिकेशन से गुजर रहा था, प्रधानमंत्री जी ने महिला शौचालयों की बात करी और पूरे देश में शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री जी के इस विजन के साथ, इसी के अनुरूप हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया है। और साथ ही मातृत्व वंदना परियोजना के अंतर्गत, जिसमें 21,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को और 6 पोषण किट दी जाएगी, उसमें 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पिछली सरकारों के विपरीत हमारी सरकार की नीतियां गरीबों को गरीब बनाए रखने और मध्यम वर्ग को बदहाल करने वाली नहीं होगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, ये भारतीय दर्शन के प्रेरित होकर हमारी सरकार झुग्गी बस्तियों में, अनारक्षित कॉलोनियों में, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के इलाकों में रहने वाले दिल्ली वासियों की सुख सुविधा और स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्थाएं करेगी। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा है, पिछली सरकार के फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से पिछले साल के बजट में निर्धारित खर्च की प्रतिबद्धता संसाधनों के अभाव में पूरी नहीं की जा सकी। अतः चालू वित्त वर्ष में आय और राजस्व की स्थिति को देखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित बजट के अनुमानों को घटा करके 69,500 करोड़ करने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित संशोधित बजटीय अनुमानों में 54,706 करोड़ रुपए का आवंटन राजस्व व्यय पर और 14,794 करोड़ रुपए का आवंटन पूंजीगत व्यय के ऊपर किया जाना प्रस्तावित है। 2024-25 के अनुमोदित बजट अनुमानों के में स्थापना और अन्य व्यय के लिए 37,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संशोधित अनुमानों में इसे घटा करके 36,650 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए अनुमोदित 39,000 करोड़ के संशोधित अनुमानों को घटाकर 32,850 करोड़ रुपए किया गया है। महोदय, 2024-25 के दौरान संशोधित अनुमानों में 163 करोड़ रुपए की द्वितीय और अंतिम पूरक अनुदानों की मांग की आवश्यकता होगी। इसलिए पूरक अनुदानों की मांग के अनुमोदन हेतु सदन में मैं अनुरोध करती हूँ। मैं सम्मानित सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष का अनुमान प्रस्तुत करती हूँ। मुझे फिर से ये घोषित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष प्रस्तावित बजट अनुमान बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है और ये वृद्धि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ उनके नेतृत्व में ही संभव हो पाई है। ये बात कहने में आज इस हाउस के माध्यम से मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपए के बजट की वित्तीय आपूर्ति 68,700 करोड़ रुपए के टैक्स रेवेन्यू से। आप ये मत सोचिए ये पूरा टैक्स रेवेन्यू एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम खुद जनरेट करेंगे। टैक्स रेवेन्यू से 750 करोड़ रुपए के नॉन टैक्स रेवेन्यू, 15,000 करोड़ रुपए लघु ऋण से, 1,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि से और 4,000। ये पूरा टैक्स रेवेन्यू एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हम खुद जनरेट करेंगे। टैक्स रेवेन्यू से 750 करोड़ रुपए के नॉन टैक्स रेवेन्यू, 15,000 करोड़ रुपए लघु ऋण से, 1,000 करोड़ रुपए केंद्रीय सड़क निधि से और 4,128 करोड़ रुपए केंद्र पोषित योजनाओं से, 7,348 करोड़ रुपए भारत सरकार के द्वारा सहायता अनुदान से और बाकी राशि ओपनिंग बैलेंस से पूरा किया जाएगा। और इस पूरे के पूरे बजट में 1 लाख करोड़ में 72%
जो है वो राजस्व व्यय है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और 28% पूंजीगत व्यय है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमारी सरकार ने 10 मुख्य बिंदुओं को, फोकस एरिया जिसे हम कहें, 10 फोकस एरिया को मैंने लिया है। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरी तरीके से दिल्ली को इस प्रकार से हमारे हाथों में सौंपा गया है जहां इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो पहला हेड, जिसमें बुनियादी सुविधाओं, पानी, बिजली और सड़क का विकास, इसे हमने लिया है। हमारा लक्ष्य है कि इस बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर पे केवल बातें नहीं और एक मजबूत नींव दिल्ली में डाली जाएगी, जिसमें स्मार्ट इंफ्रा, स्मूथ रोड्स और सीमलेस कनेक्टिविटी, अब यही होगी दिल्ली की पहचान। अब दिल्ली केवल सिर्फ ट्रैफिक जाम के कारण चर्चा में नहीं रहेगी, बुलेट स्पीड डेवलपमेंट भी इसकी हकीकत होगी। ऐसा बजट हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय दिल्ली के मालिक दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को देखा। मैंने बीच में आकर के कुछ बोल जाते हैं। अभी कई दिनों बाद आए, फिर कुछ बोल के गए, बताऊंगी बाद में। दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिल्ली वासियों को उन्होंने बेचा, लेकिन टूटी सड़कें, ट्रैफिक जाम, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ने इस महानगर को एक अराजक राजधानी बना दिया। विज्ञापन सरकारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे केवल पोस्टर चिपकाए। जितना खर्चा योजना में नहीं होता था, उससे ज्यादा पब्लिसिटी एक्सपेंस होता था, उतना होर्डिंगों में खर्च होता था, उससे ज्यादा। मैं ऐसी अनेक योजनाएं आपको बता सकती हूँ कि योजना के मद में कुछ नहीं था, पर होर्डिंग का पूरा खर्चा था, अखबारों में पूरी ऐड थी, देश भर में थी। ऐसी सरकार जिसने धरातल पे विकास को ठप कर दिया। सीमलाइन कनेक्टिविटी, एलिवेटेड कॉरिडोर्स और स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम्स के एक नए युग में प्रवेश करेगी। यह बजट मात्र संख्याओं का जोड़ घटाव नहीं है, बल्कि विकास का संकल्प पत्र है, जो दिल्ली को ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर हब की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाने वाला है। ये बजट वो है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वी मस्ट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे फॉर बेटर टुमारो। आज बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ आधारभूत ढांचे में निवेश करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो कहते हैं कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अबाउट कनेक्टिंग ड्रीम्स एंड एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस। यानी बेहतर बुनियादी ढांचे का मतलब है सपनों को जोड़ना और विकास में तेजी लेके आना। प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए इस रास्ते पे चलते हुए मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहती हूं कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा और शहरी विकास मंत्रालय के आदि के तहत उपलब्ध धनराशि के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को लॉन्च करके केंद्र सरकार के सहयोग से एनसीआर क्षेत्र के साथ दिल्ली की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव है। और सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से महिलाओं के लिए 50,000 अतिरिक्त कमरे लगाने का भी प्रस्ताव किया गया है। दिल्ली में सड़क और पुल इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार के लिए 3,843 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। 3,843 करोड़ रुपए की योजना विभाग के अंतर्गत एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है और उसमें भी मुख्यमंत्री विकास निधि के रूप में 1400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। जो पहले की सरकारों में खर्च नहीं होता था, पड़ा रहता था, वो आपको छोड़ो अपने विधायकों को भी नहीं देते थे, उनकी भी प्रोजेक्ट फाइलें लटकी रहती थी। आप चिंता मत करिए, सबको काम करने के लिए फंड मिलेगा।
सबको मिलेगा, चिंता मत कीजिए, सबको मिलेगा। 2025-26 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए योजना विभाग के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जा रहा है। आज हम एक बार फिर दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम एक ऐसी मजबूत और पारदर्शी नींव रखेंगे जिसे फिर कोई कमजोर ना कर सके। हमारा सपना है एक समृद्ध, सशक्त दिल्ली का, एक वैश्विक शहर जो हर चुनौती का सामना कर सके और दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो, ऐसा शहर दिल्ली को बनाना है अध्यक्ष जी। देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों में रहता है। पिछले कई वर्षों से भारी भरकम बजट रखा जाता था परंतु खर्च नहीं होता था और उनमें बेसिक सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवाई गई। कितने दुर्भाग्य की बात है। अध्यक्ष महोदय, भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा कि वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ लोगों तक सीमित हो। सभी को प्राप्त होना चाहिए, तभी रियल डेवलपमेंट किसी राज्य की संभव है। और इसलिए झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम झुग्गी झोपड़ी और जे कॉलोनियों के विकास के लिए ड्यूसिप को 696 करोड़ रुपए आवंटित करने जा रहे हैं। 696 करोड़ रुपए। आज भी झुग्गी के लोग गंदे टॉयलेट ब्लॉक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। आज भी वहाँ बहन बेटियों के नहाने के लिए स्नान घर नहीं है। आज भी उनके बच्चों को खेलने के लिए कोई झूले नहीं है। आज भी वहाँ नालियाँ खड़ंजे बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। ये लोग केवल वोट लेने के लिए वहाँ जाते हैं, उनको डराते हैं भाजपा आएगी झुग्गी तोड़ देगी। हम बताना चाहते हैं कि हमने 700 करोड़ रुपए का फंड झुग्गी की डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे, जो कि आपकी तुलना में 157% अधिक है। ये जहाँ पे फुटपाथ बनेगा, जहाँ पे नाली खड़ंजा बनेगा, जहाँ शौचालय बनेंगे, स्नान घर बनेंगे, शिशु वाटिकाएं बनेंगी, इन सारे मदों में खर्च करने के लिए हमने ये बजट रखा है। पहली बार इतिहास में अब झुग्गी वाले भी अपना जीवन जी सकेंगे। पिछली बार अध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली को कुछ लेने नहीं दिया। क्योंकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना थी तो दिल्ली वालों को उसके निमित्त किसी को लाभ नहीं लेने दिया। अब हमारी जो ये सरकार है, इस योजना को हम स्वीकार करेंगे ताकि हमारे शहरी गरीबों को इसका लाभ मिल सके। और इस योजना के तहत हमने 20 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तावित किया है। इसी तरीके से हमने विधायक निधि में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। इन्होंने दिल्ली की ऐसी हालत नहीं छोड़ी, पर हमने प्रावधान पूरा किया। किसी विधायक को बजट की कमी ना हो। कागजों पे नहीं, पूरा मिलेगा। आपका तो केवल कागजों पे रहा, पूरा विधायकों को विधायक निधि पूरी दी जाएगी। ऐसा मैं आपके माध्यम से अपनी पूरे विधायकों को विश्वास दिलाती हूँ। भोजन कागजों पे था जनाब, कागजों पे था, किसी को ना मिला। अरे तुम्हारा दिल का दर्द बाहर निकल के आ रहा है संजीव भाई, ऐसे हमें पता है। और रिपोर्ट है मेरे पास पूरी कि आपके विधायकों में क्या खर्च हुआ। हमारे वाले तो फिर लड़ झगड़ के काम करवा गए। कोई नहीं। और भोजन हर इंसान की बुनियादी जरूरत है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए हम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका ये जो वर्ष है जन्म शताब्दी वर्ष है, दिल्ली में 100 जगहों पे
अटल कैंटीन के नाम से पौष्टिक 100 जगहों पे जन्म शताब्दी वर्ष पे 100 जगहों पे अटल कैंटीन खोली जाएगी और उस मद में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 100 करोड़ रुपए का। यह बजट केवल सड़कों, पुलों, फ्लाईओवर के निर्माण का दस्तावेज नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि पूरी दिल्ली के भविष्य को फिर से सुधारने के लिए रोड मैप है। ये पूरा रोड मैप है। अब दिल्ली की सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि प्रगति की धमनियां बनेंगी। प्रगति की धमनियां बनेंगी। अब दिल्ली की कनेक्टिविटी सिर्फ ट्रैफिक सुधार नहीं, आर्थिक विकास का इंजन बनेंगी। और अब दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ निर्माण परियोजना का हिस्सा नहीं बल्कि समृद्ध और आत्मनिर्भर राजधानी की पहचान बनेगी। सच में बहुत फर्क है आप में और हम में, बहुत फर्क है। ठीक कह रहे हो, बहुत फर्क है। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप केवल वायदे करते थे, हम वायदे निभाते हैं। आप पीएम को, एलजी को, दूसरे राज्यों की सरकारों को गाली देते थे, हम मिलके काम करने के इरादे। आपकी पढ़ी लिखी सरकार अपनी बुद्धि का उपयोग षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाने में लगाती थी। षड्यंत्रकारी योजनाएं, पढ़ी लिखी सरकार। और हम दिल्ली की समस्याओं के निराकरण में अपनी समझ का उपयोग करने वाले हैं। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। आपने अपने लिए शीश महल बनवाया, हम गरीबों के घर बनवाएंगे। आपने अपने लिए लाखों रुपए के पॉट बनवाए, पॉट, टॉयलेट पॉट। हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे। हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे, स्नान घर बनवाएंगे। बहुत फर्क है आप में और हम में। आपने दिल्ली से इकट्ठा किया हुआ राजस्व, टैक्स का पैसा पूरे देश की एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च किया, दूसरे राज्यों में जाके चुनाव लड़ने के लिए खर्च किया। पहला मुख्यमंत्री है भाई, पहला मुख्यमंत्री जो एक राज्य का मुख्यमंत्री है और प्रधानमंत्री बनने के लिए कूद के यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा। पहला। बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है आप में और हम में। हम उसी पैसे को, एमएलए भी नहीं रहा, कोई बात नहीं। दिल्ली की जनता ने जो तय किया, हम उसी पैसे को दिल्ली के लिए अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने में खर्च करने वाले हैं। आपने अधिकारियों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया, सारी दुनिया जानती है, सबको पता है। परंतु हम अधिकारियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके काम करने में विश्वास रखते हैं। बहुत फर्क है आप और हम में। आप हाथ की सफाई जानते हो, आप हाथ की सफाई जानते हो और कूड़े की सफाई तो हमें ही करवानी पड़ेगी, कूड़े के पहाड़ हमें ही उठवाने पड़ेंगे। बहुत फर्क है। आप केवल बातें बनाते थे, हम विकसित दिल्ली बनाएंगे। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। और ये भी बता दूं आपको कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर भी आएगा। कभी तुम्हारा दौर आया था, अब हमारा दौर आएगा। वास्तविक राहत देने का ठोस रोड मैप होगा। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उत्थान की कुंजी उद्योगीकरण में है। औद्योगिक विकास बढ़ने से हम रोजगार दे सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं तथा जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, बाबा साहब ने कहा था। हमारी सरकार दिल्ली में नई औद्योगिक नीति लेके आएगी अध्यक्ष जी, नई औद्योगिक नीति जो कि अभी तक नहीं है। इससे औद्योगिक अनुपालन के मुद्दों का समाधान होगा, दिल्ली में व्यापार करने में आसानी होगी। साथ ही एक नई वेयर हाउसिंग पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जा रहा है जो दिल्ली को सुरक्षित, संरक्षित और तेज वेयर हाउसिंग प्रदान करने के लिए उद्योगों की बड़ी जरूरत को पूरा करेगी। नई उद्योग नीति, नई वेयर हाउस पॉलिसी हमारी ये सरकार लेके आएगी। उद्योग विभाग दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों के लिए
रेगुलराइजेशन का प्लान भी लेके आएगा। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम लाया जाएगा जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति मिले। अध्यक्ष जी, शहरी कार्य मंत्रालय डीडीए के साथ परामर्श करते हुए लीज्ड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको फ्री होल्ड भी किया जाएगा। बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थिति बहुत खराब है। बहुत हमने जब इस बजट के लिए सुझाव लिए तो हमने अलग अलग क्षेत्रों से, औद्योगिक क्षेत्रों से व्यापारी भाइयों को, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों को बुलाया था। एक एक व्यक्ति रो रहा था कि इतने सालों में कभी उद्योग के उस अप्रूव्ड सेक्टर में ना सड़क, ना नाला, ना कोई और व्यवस्था, इतनी बुरी हालत में लोग वो व्यापार करने के लिए मजबूर है। इसलिए दुनिया एनसीआर की तरफ दौड़ रही है, अन्य राज्यों की तरफ जा रही है कि अपना व्यापार कर सकें। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य स्थितियों के सुधार के लिए, डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए एक प्रोग्राम बनाया जाएगा और उस प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ की सड़कें, गलियाँ, नालियाँ, खड़ंजा, ये सारी की सारी चीज़ों को ठीक करा जाएगा ताकि वो व्यापारी भाई अपना व्यापार वहाँ पे ठीक से कर सके। आज मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूँ, दिल्ली में व्यापारियों को व्यापारिक गतिविधि चलाने में भारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है और इसके लिए आज इस सदन में हम घोषणा करते हैं कि ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो कि दिल्ली में व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं की पहचान और निवारण का काम करेगा। मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम एक्टिविटीज़, स्मॉल स्केल फूड प्रोसेसिंग आदि जैसे कुटीर उद्योगों के कौशल संवर्धन के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह योजना दिल्ली खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के द्वारा लागू किया जाएगा। ये उद्योग अक्सर छोटे पैमानों पर विनिर्माण कार्य करते हैं जो स्थानीय संसाधनों और कौशल का उपयोग करते हैं, हस्त निर्मित सामान बनाते हैं और स्थानीय रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। 2025-26 के दौरान इस योजना में हमने 50 करोड़ रुपए का बजट रखा है। दिल्ली में विभिन्न प्रकार के निवेशकों के लिए अपार अवसर है, विशेष रूप से आईटी, बैंकिंग, पर्यटन, डेटा स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में। और इस अवसर का लाभ उठाने के लिए इस वर्ष एक नई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, जो कि आज तक दिल्ली में नहीं हुई, राज्यों में होती है, हर राज्य करता है, पहली बार दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जाएगा। अध्यक्ष जी, जो कि हर 2 साल में हम लोग कोशिश करेंगे कि हर 2 साल में उसको किया जाए। अब भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही से नहीं, पारदर्शिता से और सरलता से उद्योग चलाए जाएंगे। हमारा लक्ष्य है कि फाइलों में योजनाएं नहीं अटकेंगी, बल्कि जमीन पे उद्योग फूलेंगे और फलेंगे। अध्यक्ष जी, ये उद्योग सेक्टर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आज इस सदन में ये बात कहना चाहती हूँ कि मोदी जी को मिले एक एक वोट का कर्ज चुकाऊंगी और दिल्ली वालों की दीदी रेखा हूँ, जनता के हित में काम करके दिखाऊंगी। अगला मत अध्यक्ष जी, दिल्ली में जिनसे भी बात करो, अब दिल्ली ने ना बड़ी बड़ी उम्मीदें करनी छोड़ दी, छोटी छोटी आशाओं पे आ गए। अब वो नहीं कहते बड़ा ये कर दो नहीं, हमारे गली में सीवर, पानी, अब सारी दिल्ली बेचारी छोटी सी आशा पे आ गई। बहुत बड़ा तकलीफ का मुद्दा है दिल्ली के लिए सीवर और पानी। एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन एंड यमुना क्लीनिंग, ये हमारा अगला फोकस एरिया है। स्वच्छता, शुद्ध पानी, स्वच्छ यमुना का अभियान बनेगा दिल्ली की पहचान, बनेगा दिल्ली की पहचान। अध्यक्ष महोदय, पानी केवल प्रकृति का उपहार नहीं है, ये हमारी इस पूरी सभ्यता का आधार है। स्वच्छ जल और स्वस्थ जीवन की गारंटी है। निर्मल नदियां संस्कृति की पहचान है। दिल्ली में प्रत्येक नागरिक को क्लीन वाटर और सैनिटेशन उपलब्ध कराना
हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपको ये बताऊं कि इस हेड में हमने दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट रखा है 9,000 करोड़ रुपए का, 9,000 करोड़ रुपए का, जो पुरानी की सरकारों की तिगुना है। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली की 3 करोड़ की आबादी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। आज दिल्ली की दैनिक मांग जो है 1290 MGD पानी की है, परंतु मिल हमें 1000 MGD पानी पाता है, 900 कुछ। परंतु इस पूरे अंतर को पाटना जरूरी है। दिल्ली में आज की डेट में मैं कहूँ तो हम तो फायर फाइटिंग अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, परंतु धीरे धीरे धरातल पे चीज़ें आती हुई दिखाई देंगी। जब पूरी चरम गर्मी होती है दिल्ली में, तो पूरी दिल्ली एक ही चीज़ देखती है, टैंकर घोटाला, टैंकर घोटाला, घोटाले सामने आते हैं। इस बार हमने दिल्ली में इस टैंकर घोटाले को समाप्त करने के लिए वाटर टैंकर्स में GPS सिस्टम लगाने की व्यवस्था की है, जो कि एंड्रॉइड मोबाइल ऐप से जुड़ा होगा। उस पर लिखा होगा दिल्ली जल बोर्ड टैंकर डेवलपमेंट करेंगे, और नागरिक वहाँ के लोकल रेजिडेंट RWA अपने टैंकर की मॉनिटरिंग कर सकती है, ट्रैकिंग कर सकती है। तो सब में GPS होगा और एक उसका कमांड सेंटर यहाँ पे होगा, जिसके माध्यम से उनको ट्रैक किया जाए। हमने 10 करोड़ की लागत से जल क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, क्योंकि पूरी की पूरी दिल्ली बस्ती चली गई, कभी एक प्लान्ड वे में नहीं बसी। आज यहाँ पाइपलाइन डाल दी, कल को उखाड़ दी, कल को कहीं और जड़ दी, पहले सड़क बन रही है, फिर पाइपलाइन डल रही है। ऐसा पूरा का पूरा दिल्ली में कहाँ 9 मीटर डायमीटर की सीवर लाइन चाहिए कि उससे बड़ी चाहिए। लोग परेशान हैं, ना ऐसी कोई प्लानिंग हुई कि 100 साल की विज़न के साथ में दिल्ली को डेवलप किया जाता। आज जितनी भी सीवर लाइन है, जितनी भी पानी की लाइनें हैं, वो दिल्ली में जर्जर अवस्था में है। लोग उस पानी की लाइन क्योंकि जर्जर है तो उसमें सीवर का मिक्सिंग पानी इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। ऐसा पानी आप ये समझिए नहाना धोना तो छोड़ो, घर में पोछा लगाने के भी काबिल नहीं है। और सीवर बैक होना और ओवरफ्लो होना तो दिल्ली का फीचर बन गया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारी परियोजनाएं रैंडमली ना चलें, प्लान्ड वे में हो। इसके लिए हमने जल क्षेत्र परियोजनाओं के लिए परामर्श सेवाओं के लिए 10 करोड़ रुपए का हेड किया है, जो दिल्ली आपूर्ति और सीवेज सिस्टम से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाओं को खड़ी करने में अपनी एक्सपर्ट राय देगा। उसके लिए 10 करोड़ की लागत का प्रावधान किया गया है। और इसी तरीके से क्योंकि पूरे दिल्ली का जो सिस्टम है उसमें इतना लीकेज है, आप 1000 MGD पानी जो आपको मिल भी रहा है वो भी जनता तक नहीं पहुंच पाता। कुछ तो उसमें जो नहर है, कच्ची नहरें है, वो पानी जमीन में चला जाता है, वापस उसमें 30% लीकेज धरती में चला जाता है, तो कितना बचा। फिर उसके बाद में कोई पानी चोरी हो जाता है, टैंकर गायब हो जाते हैं, जितना पानी शुरू से चलता है वो आखिरी तक पहुंच ही नहीं पाता UGR तक। इन सारे सिस्टम को चेक करने के लिए हमने स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम को हायर करेंगे और इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग लगाएंगे, मीटरिंग करेंगे। और इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में अब पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 150 करोड़ इस हैंड में रहेंगे, इंटेलिजेंट मीटर लगेंगे, कितना पानी भेजा गया, कितना आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा। केवल बातें होती रही, दिल्ली में काम करने का प्रयास ही नहीं किया, दिल्ली को उलझा के रखा। आज आप खाली भाजपा विधायकों की बात मत करो, विपक्ष में भी जो पहले पक्ष में होते थे विधायक कहते हैं हमारे यहाँ की लाइनें, हमारे यहाँ का सीवर, हमारे यहाँ की बुरी हालत। सर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को कभी कामगार किया ही नहीं गया, कभी उस पर खर्चा हुआ ही नहीं। कैसे यमुना साफ होती? वो सारे के सारे नाले जब गंदे होकर के यमुना में गिरेंगे, अध्यक्ष जी, कैसे यमुना साफ होगी? इनकी मंशा ही नहीं थी। केंद्र ने पैसे दिए, बर्बाद कर दिए, बाकी जगहों से जो असिस्टेंस मिला बर्बाद कर दिया, कस्में खाई यमुना साफ करूंगा, परंतु नहीं किया। आज हमने अपने बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और विकास के लिए रखे हैं। 500 करोड़ रुपए, 250 करोड़ की लागत से पुरानी सीवर लाइनों को बदलने के लिए रखे हैं। 250 करोड़ रुपए हमने वाटर ट्रीटमेंट
प्लांट्स के लिए रखे हैं। हमने इस पूरी पानी की व्यवस्था को, सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए सुपर सकर मशीनें पहले दिन सरकार के बनते ही सबसे पहले आते ही ऑर्डर किया। अभी वर्तमान में सीवर सुपर सकर मशीनें केवल 2 हैं। पहले दिन आते ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, हमारे जल बोर्ड के मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, 31 सुपर सकर मशीन पहले दिन ही किराए पे लाने के लिए ऑर्डर दे दिया गया था। और भी जितनी जरूरत है मंगाई जाएंगी। 20 करोड़ रुपए हमने इस हेड में रखे हैं। इसके अलावा वजीराबाद ट्रंक सीवर लाइन के रेनोवेशन के लिए 10 करोड़ रुपए का हेड रखा है। जितने भी दिल्ली में गंदे नालों में जो जल रोकने के लिए, उनका उपचार करने के लिए ड्रेन्स की टैपिंग करने की परियोजना चलाई जाएगी, उसमें 250 करोड़ रुपए का फंड रखा है। सीएलसी ड्रेन की मरम्मत करने के लिए 50 करोड़ का फंड, जल आपूर्ति से वंचित जो एरिया है वहां जल आपूर्ति करने के लिए 50 करोड़ का फंड, नजफगढ़ ड्रेन में जो परिवर्तन करने, उसको रेनोवेट करने के लिए 200 करोड़ का फंड रखा गया है। ये सारे अलग अलग हेड में, ये सब पानी का है, सीवर का है। आप चिंता मत करिए, पानी सीवर अब समस्या नहीं रहेगा कुछ समय के बाद, जब ये सारे काम आप लोग इम्प्लीमेंट करा लेंगे। वाटर लॉस को रोकने के लिए और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए 200 करोड़ की राशि से जो हरियाणा से मुनक नहर खुले में आती है, जिसका 30-35% पानी लॉस हो जाता है, उस ओपन कनाल को पाइपलाइन में कन्वर्ट किया जाएगा। पाइपलाइन के माध्यम से आएगा ताकि ना चोरी हो ना लीकेज हो। ये काम, ये 9000 करोड़ के काम बता रही हूँ अध्यक्ष जी मैं। जल संकट से निपटने के लिए हमने 100 करोड़ की लागत से नए बोरवेल और रेनी वेल्स को स्थापित करेंगे। दिल्ली में वाटर बॉडीज के उद्धार के लिए ग्रामीण एरिया से हमारे बहुत सारे विधायक है, बार बार बोलते हैं कि जी वाटर बॉडीज, उन वाटर बॉडीज को पुनरुद्धार के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि हमने आवंटित की है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 50 करोड़ की राशि रखी है और इमरजेंसी वाटर स्टोरेज के लिए 150 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। 150 करोड़ रुपए। पहले सरकारें पड़ोसी राज्यों को कोसती रहती थी, लड़ती रहती थी, ये है। हम अपनी सरकार के माध्यम से पड़ोसी राज्यों से भी बात करेंगे जो ये गैप पानी का है, इसमें हमें वो मदद करें। और उन सब के लिए हमने इसीलिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज का जो प्लानिंग है उसको किया है, ताकि वो पानी दे तो उनको लाने की व्यवस्था बन जाए। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन दिल्ली चुनाव का परिणाम आया था, उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि संकल्प पत्र में यमुना जी को साफ करने का वायदा दिल्ली सरकार के लिए सबसे पहली प्राथमिकता होगी। यमुना को साफ करना हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली जो कभी यमुना के निर्मल जल से संचित होती थी, आज जल संकट, सीवेज के बहाव और प्रदूषित जलाशयों से जूझ रही है। सारे सीवेज जब आपके नाले वहां जाके गिरेंगे और आपका कोई प्रयास ही नहीं होगा यमुना को साफ करने का, तो यमुना साफ होगी कैसे? केवल झूठे वायदे, झूठी कस्में पिछली सरकारों ने खाई और पिछली सरकारों की उदासीनता ने दिल्ली की ना तो प्यास बुझाई, ना जल संकट को समाधान किया और यमुना जी को भी नाले के रूप में बना दिया गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साबरमती रिवर फ्रंट और नमामि गंगे जैसे ऐतिहासिक पहलों से प्रेरित होकर हम दिल्ली के जल प्रबंधन को आधुनिक, वैज्ञानिक और सतत विकास के साथ जोड़ करके बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यमुना की सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। यमुना केवल एक नदी नहीं है हमारे लिए, एक नदी नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी धरोहर है, हमारी माँ है, आराध्य है। यमुना की सफाई हमारे घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और इस बजट की भी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। यमुना भारतीय सभ्यता के ताने बाने में बहती हुई जीवन रेखा है, हम सब के लिए जीवन रेखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार इसे स्वच्छ करने में विफल रही। हमारी सरकार निर्णायक कदम उठाएगी और लगातार यमुना जी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने की दिशा में काम करेंगे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की लागत से 40 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज प्लांट
40 डिसेंट्रलाइज सीवेज प्लांट, ताकि कोई भी गंदा नाला यमुना जी में ना गिरे। इसके लिए हमने 500 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की है, ताकि वो सीवेज का पानी उसी जगह पे ट्रीट कर दिया जाए और यमुना में जो पानी जाए वो साफ पानी जाए। अध्यक्ष जी, इसके लिए हमने अलग से 500 करोड़ की व्यवस्था की है। अभी जितने भी मौजूदा STPs हैं उनको अपग्रेड करना भी हमारा संकल्प है। सीवेज ट्रीटमेंट की ऑपरेशनल कैपेसिटी को हमें सुधारना होगा। आज की डेट में जितने भी हमारे सेंटर्स हैं सब अपनी ऑप्टिमम उस पे चल रहे हैं, एफिशिएंसी पे चल रहे हैं। हमने 40 करोड़ रुपए की लागत से मॉडर्न मशीनरी खरीदने के लिए भी बजट का प्रावधान किया है। और इसके अलावा दिल्ली के वाटर और सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ने के लिए भारत की राजधानी दिल्ली में काम किया जाएगा। और भारत सरकार से इस मद में हमने 2000 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगी है। सरकार हमेशा से देने के लिए तैयार थी और दिया भी है। कभी इन लोगों ने उसका लाभ ही नहीं उठाया, करना ही नहीं चाहा, तो कैसे होता। पर डबल इंजन की सरकार अब जनता को दिखाई देगी कि किस प्रकार से काम कर रही है। इन सभी माध्यमों से दिल्ली वासियों के लिए क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज मैनेजमेंट, क्लीन यमुना का वादा जो हमारा है वो भविष्य को जल संकट से मुक्त करने की हमारी कमिटमेंट है। काम मुश्किल जरूर है। वर्षों से उपेक्षित दिल्ली को राह पे लाना इतना आसान नहीं होगा, ये बात हम सबकी समझ में आती है। पर मैं इस सदन को ये बताना चाहती हूँ, इस दिल्ली वासियों को ये बताना चाहती हूँ कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर ईमानदारी से कोशिश की होती तो शायद आप लोग भी कर लेते, परंतु ईमानदारी से कोशिश की ही नहीं गई। परंतु अब सरकार इस काम को करेगी। मैं चौथे मद पे आती हूँ, जो कि हेल्थ और एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा गुणवत्तापूर्वक हो, स्वास्थ्य का विस्तार हो और दिल्ली का भविष्य का ये आधार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य। इन दोनों फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है, लेकिन बीते वर्षों में दिल्ली के लोग ना तो बेहतर इलाज पा सके, ना बेहतर शिक्षा। एजुकेशन मॉडल की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, सच्चाई विपरीत ही दिशा में गई। अस्पतालों की लंबी कतारें, जांच के लिए महीनों का इंतजार और स्कूलों में गिरता स्तर, उस बदहाल व्यवस्था की तस्वीर थी जो वादे और दिखावों में उलझी रही। केवल वादे और दिखावे और कुछ नहीं। और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा को बदहाल करके विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मैं बताना चाहती हूँ कि WHO के अनुसार 1000 की आबादी पे 5 अस्पतालों में 5 बेड उपलब्ध होने चाहिए। 1000 की आबादी पे कि 5 तो हों कम से कम। पर दिल्ली इतनी निर्भागी है कि केवल 2-2.5 बेड की एवरेज मिलती है। ये दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल है जो पिछली सरकारों ने प्रस्तुत किया। आज यहाँ पर सरकारी अस्पतालों की OPD, दवा के काउंटर मरीजों की लंबी लंबी लाइनों से भरे रहते हैं। घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। सर्जरी के लिए, किसी ऑपरेशन के लिए तो महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। इसका कारण है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। एक MD के पास में, एक MS के पास में 4-4, 5-5 अस्पताल है। अरे कोई एक अस्पताल देखने के लिए सक्षम नहीं है। इन्होंने 5-5 अस्पताल एक आदमी को दे रखे हैं। वो खुद आके बोल के गए, खुद आकर के सारे MS बोल गए कि मैम हमें एक अस्पताल दे दो जिसे हम ढंग से कर पाए। 5-5 छोड़े हुए, तनख्वाह तो वही है, कैसे करेंगे, टाइम वही है, शरीर वही है। और इन्होंने नहीं, ताकि ज़्यादा लोगों के हाथ में ना रहे, सारा सिस्टम इनके हाथ में रहे और ये जो कुछ मर्जी करते रहें। तो ऐसे में साथ ही अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड,
सिटी स्कैन, एमआरआई, बाकी जितनी रेडियोलॉजी की जितनी सुविधाएं हैं, सबका अभाव है। मैं जीटीबी अस्पताल में गई, वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि मैडम यहाँ जो एमआरआई की मशीन है वो 15 साल पुरानी है, जबकि 10 साल में मशीनें एक्सपायर हो जाती हैं। बताइए, उस मशीन पे बड़े बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल काम कर रहे हैं। बेसिक छोटी छोटी फैसिलिटी भी इन अस्पतालों में नहीं है। ऐसी स्थिति में ये लोग हमें सरकार दे करके गए हैं। और 24 अस्पतालों की कहानी तो पूरा देश जान गया धीरे धीरे। ऐसे 24 प्रोजेक्ट जो इन्होंने शुरू किए, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, और आज भी ऐसी स्थिति में है, ना सर ना पैर। इनकी पढ़ी लिखी सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जी जाते हैं, दौरा करते हैं, और दौरा करके वहां खड़े होकर कहते हैं 5 मंजिल, इसको 7 कर दिया जाए। 2 अस्पतालों में उन्होंने ऐसा किया, बनी हुई बिल्डिंग में 2 फ्लोर और बढ़ा दी जाए। ऐसा आदेश देने वाले पढ़े लिखे लोग आप ही की सरकार में हो सकते हैं, हम समझ सकते हैं। 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं, 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि आनन फानन में बना दिए गए, 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, पर आज उसकी यूटिलिटी जीरो है, जीरो, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है अस्पताल से जुड़ा हुआ। केवल पोटा केबिन, केवल फ्लोर वाइज लोहे की फ्लोरिंग कर दी गई है। आज चाहकर भी वहां अस्पताल नहीं खोल सकते। आज तो उसको बनाना तो दूर, उसको हटाने के पैसे देने पड़ेंगे। और ये वो सरकार है जिन्होंने ठेकेदारों को 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी सरकार से दी है। ठेकेदारों को 100 करोड़ रुपए की पेनल्टी। इन्होंने ऐसा स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्थाएं करके छोड़ी है। तो उन 24 अस्पतालों की परियोजनाओं में से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 10 से 13 अस्पतालों को इस बार हम अपने उसमें लेके आएं, उसका काम करवाएं। और उसके लिए हमने बड़ा हेड क्रिएट किया 1000 करोड़ रुपए का। 1000। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली के हर नागरिक को, अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, सभी को सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और इस लक्ष्य को हम अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करके ही पा पाएंगे। इसलिए हमने स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में बड़े प्रयास किए हैं। और इन स्वास्थ्य सेवाओं को निश्चित करने के लिए जो पॉलिसीज़ का लेके आने हैं, उन सारी पॉलिसीज़ को लेके जाएगा। और पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग मॉडर्नाइज करके उस सिस्टम के साथ जोड़ेंगे, ताकि हर पेशेंट का रिकॉर्ड हमारे पास रहे। अब कागज़ों में धांधलेबाजी नहीं चलेगी कि पेशेंट जो होगा, जितना इलाज होगा, जितनी दवाइयाँ दी जाएगी, पेमेंट केवल उतनी होगी। कागज़ों पे ये जो भ्रष्टाचार करते थे उसको पूरी तरीके से रोका जाएगा। और बजट 2025-26 के प्रस्तावों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए वो सारे काम किए जाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं बात कर रही थी आयुष्मान योजना की भी। इस बार 400 हेल्थ वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के साथ बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर का विस्तार करने के लिए 320 करोड़ रुपए की लागत का प्रस्तावित व्यय है। साथ ही पीएम अभीम योजना के लिए, जिसके अंतर्गत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जो डायग्नोसिस सेंटर है उसको मजबूत किया जाएगा, उसमें 1600 करोड़ और 1666 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा हमारी सरकार PMJAY के तहत वित्तीय सुरक्षा की कवरेज देने के लिए 147 करोड़ रुपए का आवंटन हमने तय किया है। स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए हमने 10 करोड़ रुपए का आवंटन प्रस्तुत किया है। हम बेहतर अकाउंटेबिलिटी के लिए हेल्थ रेगुलेशन को अपडेट करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर की दिशा में काम करते हुए हम दिल्ली राज्य आयुष सोसाइटी का भी क्रियान्वयन करने वाले हैं। बजट में पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 3,421 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है, जो कि पूरे टोटल बजट को मैं बताऊं
तो 6,874 करोड़ रुपए की योजना और उसका जो मद है वो प्रस्तावित है 6,874 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं शिक्षा की। 2013 से पहले पिछली सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को शासन की प्राथमिकता बनाने की बात कही थी, लेकिन किया बिल्कुल उल्टा। शिक्षा के नाम पे दिल्ली को गुमराह किया गया। शिक्षा की नीतियों ने बच्चों के भविष्य को वंचित कर दिया। अनगिनत छात्रों को फेल कर दिया गया। क्या करते थे? जो बच्चा 9वीं में फेल हो जाए उसको आगे ही नहीं बढ़ने देते थे। जो बच्चा 11वीं में फेल हो जाए उसको आगे नहीं बढ़ने देते थे, उसको ओपन स्कूल भेज देते थे। और रिपोर्टों के अनुसार हर साल 9वीं और 11वीं में 1.5 लाख से अधिक बच्चों को हर साल सरकार फेल करती रही है। हर साल कमजोर बच्चे का हाथ पकड़ने की बजाय, उसको सुविधा देने की बजाय, उस पर अधिक ध्यान देने की बजाय सरकार उनको मिटाती गई, हटाती गई कि हटिए आप, दूर भागिए। हमें तो केवल वो बच्चे चाहिए जो बस पास हो जाए ताकि हम ये दिखा दें कि हमारा रिजल्ट कितना बड़ा है। ऐसे सिस्टम में सुधारात्मक कार्यक्रमों के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। जिन बच्चों के कंधों पे भविष्य में दिल्ली को बनाने की जिम्मेदारी थी, आज उन्हें पिछली सरकार की भ्रष्ट नीतियों ने लाचार कर दिया, उनके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। अध्यक्ष महोदय, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, यदि गरीब छात्र शिक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता, यदि गरीब छात्र शिक्षा के लिए नहीं पहुंच सकता तो शिक्षा उसके पास पहुंचनी चाहिए, शिक्षा उसके पास पहुंचनी चाहिए। और हमारी प्राथमिकता है कि बच्चों को, हर बच्चे को अच्छी और सुगम शिक्षा मिले और उसके घर के नज़दीक मिले। सभी बच्चों को उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि से परे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमने वर्ष 2025-26 में नए सीएम श्री स्कूल खोलने की घोषणा की है। यह स्कूल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े होंगे, जिसका पूर्ण अनुपालना वहाँ की जाएगी। इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 भी लागू किया जाएगा। ये स्कूल पीएम श्री स्कूलों की तर्ज पे खोले जाएंगे। इस योजना के लिए हमने वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, 100 करोड़ रुपए का। साथ ही थक गए क्या भाई? नहीं ना? वो नहीं करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे। ना ना ना, मैं बता रही थी कि हमारी सरकार ने पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन की शुरुआत करने जा रही है सरकार, जिसके अंतर्गत हम जेई, नीट, क्लैट, सीए, इस तरह की जितनी परीक्षाएं हैं, इन सब की तैयारी के लिए छात्रों को प्रोफेशनल मार्गदर्शन देंगे और सभी को देंगे। वो योजना पंडित मदन मोहन मालवीय जी विद्या शक्ति मिशन के नाम से शुरू हुई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुच्छेद 4 के अनुरूप बनाया गया है इस योजना को। इस योजना में हमने 21 करोड़ रुपए की बजट राशि रखी है, 21 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इस विजन के तहत राष्ट्र नीति नाम से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए हमने 1.5 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा है, जिसका ध्येय होगा कि स्टूडेंट्स को हम शासन, लोकतंत्र, सक्रिय नागरिकता, नीति निर्माण का व्यवहारिक ज्ञान दे, ताकि वहाँ से वो जो युवा निकले वो ऐसा नागरिक बन के निकले जो देश के विकास में अपने आप को जोड़ सके। इसमें युवा संसद, मंत्री और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीधा संवाद, डिजिटल शासन, भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों का वर्चुअल दौरा और सामुदायिक जुड़ाव भी शामिल होगा अध्यक्ष जी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्र जिम्मेदार, जागरूक और सक्रिय नागरिक बन के निकले। इस योजना के लिए हमने एक
जो है 1.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में हमने भाषा लैंग्वेज लैब खोलने का ऐलान कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी, जहां आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ऐसी सारी भाषाओं को सिखाया जाएगा और उसमें 21 करोड़ रुपए का प्रावधान लिखा गया है। 21 करोड़ रुपए। अध्यक्ष जी, जीवन जीना भी एक कला है और इस कला को बचपन से ही अपने अंदर हमें लेना पड़ेगा। इस विषय का महत्व समझते हुए हमने साइंस ऑफ लिविंग कार्यक्रम शुरू किया है और उस साइंस ऑफ लिविंग में बच्चों को मेडिटेशन की अन्य एक्टिविटियों से जोड़ा जाएगा और इस मद में हमने 1.5 करोड़ रुपए का बजट रखा। अध्यक्ष जी, शिक्षा का ढोल पीटने वाली पिछली सरकारें, जब मैंने उनका मौका मुआयना किया, रिपोर्टें मंगवाई, वर्षों पुराने कंप्यूटर कुछ स्कूलों में पड़े हैं जो आज आउटडेट हो चुके हैं। बात कहते हैं कंप्यूटर की। किसी स्कूल में वो खोल दिया आपने, स्मार्ट क्लास बना दी, एक बोर्ड लगा दिया, आपने उसको कह दिया स्कूल ही स्मार्ट स्कूल हो गया, परंतु हालत इसके विपरीत है। हमने उन चीज़ों की कमी को दूर करने के लिए CBSE के मापदंडों के अनुसार सरकारी स्कूलों में 175 नई कंप्यूटर लैब बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का फंड आवंटन किया है। 50 करोड़ रुपए का फंड नई कंप्यूटर लैब बनाने के लिए। और इसके अलावा स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए, अध्यक्ष जी, स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। हमारा टारगेट है कि चरणबद्ध तरीके से 7,000 क्लासेस को कम से कम हम कंप्यूटराइज करें, इसमें स्मार्ट क्लासेस उसमें दें और ये एक लेवल ऐसा आए कि हर क्लास में स्मार्ट क्लास कह सकें हम। अध्यक्ष जी, शिक्षा शैक्षणिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए हमने बच्चों को निःशुल्क लैपटॉप देने का बात अपने संकल्प पत्र में भी कही और उस दिशा में इस बार हम 1200 बच्चे जो 10वीं पास करके 11वीं में जाएंगे उनको लैपटॉप देंगे और उस मद में हमने 7.5 करोड़ की राशि रखी है। अब बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, ये बात की घोषणा मैं आज यहाँ से करती हूँ। एक और नया प्रोजेक्ट नीव, न्यू इरा ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम एंड विजन, ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस नीव में कौशल से लैस बच्चों को तैयार किया जाएगा, उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में सुसज्जित करने की आवश्यकता को देखते हुए 20 करोड़ रुपए का नीव के प्रोजेक्ट में हमने बजट रखा है, 20 करोड़ रुपए का। तकनीकी शिक्षा के लिए विभिन्न योजनाओं में 618 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा गया है। 618 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी के लिए 230 करोड़ रुपए, नेताजी सुभाष टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 57 करोड़ रुपए, दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए 37 करोड़ रुपए, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के लिए 21 करोड़ रुपए, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए 42 करोड़ रुपए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए 68 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अरे बजा दो, आपके कुछ नहीं हुआ, आप कर रहे हैं। सिटी में, दिल्ली में शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के उद्देश्य से नरेला में जो है एजुकेशन हब बनाई जाएगी। इसके लिए जो DDA ने भूमि आवंटित की थी 160 एकड़ की ज़मीन, जिसमें कि पूरा का पूरा वो हब बनेगा, जिसमें DSEU, DPRSU, GGSI PU
एंड DTU, इन सब परिसरों को बनाया जाएगा। हमने वर्ष 2025-26 में इस मद में टेक्निकल यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन हब बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड रखा है। इसमें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो घेवरा मोड़ पे है, उसके लिए भी हमने फंड रखा है। ITI पूसा परिसर के पुनर्विकास, ITI शादरा परिसर के निर्माण का प्रस्ताव, ITI पूसा परिसर के पुनर्विकास और अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। प्रस्ताव किया गया है कि अधिक से अधिक कुशल लेकिन असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की पहचान की जाए, उन्हें मानकीकृत प्रमाणन प्रक्रिया और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से औपचारिक और संगठित क्षेत्र में लाया जाए, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों संस्थानों के माध्यम से संचालित किए जाएं। इससे उनकी बाजार उद्योग में रोजगार प्राप्त करने की क्षमता भी बढ़ेगी और वो अन्य स्थानों पर भी जुड़ पाएंगे। युवाओं में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने अलग अलग सेंटर खोल करके उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए भी पूरा प्रावधान किया है। प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा के विभाग के लिए कुल 886 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। हमारी सरकार का संकल्प स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, हर बच्चे को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी ही मिलेगी। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी, जन जन के सपने और संकल्प करेंगे साकार। जन जन के सपने और संकल्प करेंगे साकार। दिल्ली वासियों के भरोसे पे खरी उतरेगी हमारी सरकार। अगला सेक्टर जिसकी बात करूं मैं, टूरिज्म, आर्ट, लैंग्वेज और कल्चरल प्रोग्राम, विरासत भी और विकास भी की सोच के साथ दिल्ली को विश्व पर्यटन केंद्र बनाना है। अध्यक्ष महोदय, हम तो शुरू से दिल्ली में पढ़े बड़े, दिल्ली से छात्र जीवन से अपना राजनीतिक सफ़र भी शुरू किया। मैंने हमेशा पाया कि दिल्ली एक बहुत ही खूबसूरत शहर बन सकता है। यहाँ पे ऐतिहासिक धरोहर है और इतिहास और विकास यहाँ का ऐसा है जो पूरे देश से दिल्ली को जोड़ता है। मिर्ज़ा गालिब का वो शेर मुझे याद आता है कि एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है। एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो जवाब में यूं कह गई कि ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान है। ये दिल्ली उसकी जान है, देश की प्रतिष्ठा है, देश का अभिमान है। दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, यह सदियों का इतिहास है, कला है, संस्कृति है और परंपराओं का जीवंत संगम है। दिल्ली में लाल किले की वीर गाथा से लेकर बंगला साहिब की अरदास तक, इंडिया गेट की शान से लेकर अक्षरधाम की दिव्यता तक, हर कोना एक अनूठी कहानी कहता है। हर कोना एक अनूठी कहानी कहता है। हमारी सरकार का संकल्प है, भाई अभी तक तो क्या था, दिल्ली लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, तू मैं से ही जानी जा रही थी। और नहीं तो यहाँ के नेता वहाँ भाग भाग के ऐड देते थे, वो पता दिल्ली से आए हैं भाई। पर अब हमारी सरकार का संकल्प है कि दिल्ली को विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र बनाना है। दिल्ली की कला संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। हमारी भाषाई विरासत को संरक्षित और सशक्त करना है। विश्व को विश्व पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए और पर्यटन क्षेत्र में योजनाओं के लिए पिछले वर्ष की तुलना में डबल 117 करोड़ के खर्च का मैं प्रस्ताव रखती हूँ। 117 करोड़ का, जहाँ पे एक और सोनिया विहार से जगतपुर तक यमुना नदी में नौका पर्यटन भी शुरू किया जाएगा, जिसका MOU हमने पीछे साइन किया।
और दूसरी ओर दिल्ली की ब्रांडिंग की जाएगी। दिल्ली देश की राजधानी, उसकी ब्रांडिंग करके पॉजिटिव हिस्सा जो दिल्ली का है वो जनता के सामने आए और नई जनरेशन जो है वो भी दिल्ली से जुड़े। इसके लिए हमने 25 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया है। दिल्ली के विशिष्ट और उभरते क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में यंग प्रोफेशनल्स को तैयार किया जाएगा। फेलोशिप प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए हमने उनके लिए 2 करोड़ रुपए का फंड रखा है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म के विशिष्ट और उभरते क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में यंग प्रोफेशनल्स को तैयार किया जाएगा। फेलोशिप प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए हमने उनके लिए 2 करोड़ रुपए का फंड रखा है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाए। कभी नहीं हुआ दिल्ली में, कभी नहीं हुआ, पर दिल्ली में ये सब हो ताकि दिल्ली में टूरिज्म भी बढ़े। देखो टूरिज्म तो मैं तो सोचती हूँ कि शिक्षा का टूरिज्म, हेल्थ का टूरिज्म और दिल्ली का अपना ये टूरिज्म सब बढ़ना चाहिए। और इन सारी सुविधाओं के लिए इस वर्ष हम एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली में आयोजित करेंगे। दिल्ली में आयोजित होगा पहली बार, ताकि दिल्ली को फिल्म गंतव्य के रूप में, सांस्कृतिक रूप में समृद्ध और प्रचारित और प्रसारित किया जा सके। और इस उद्देश्य से हमने 30 करोड़ रुपए का फंड दिल्ली के लिए यहाँ पे रखा है। हम दिल्ली में वार मेमोरियल, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय, नया संसद भवन, अमृत उद्यान, ऐसी अनेक यशोभूमि, भारत मंडपम, इतनी चीजें जो दिल्ली में नई बनी हैं, उन सबको भी इस पर्यटन सर्किट में विकसित करके शामिल करें। देखें तो सही देश कि दिल्ली में कहां तक विकास हुआ है। शीश महल भी शामिल कर देंगे, शीश महल भी शामिल कर देंगे, पर्यटन में शीश महल भी शामिल कर देंगे, कर देंगे, डाल देंगे, टिकट लगा के दिखाएंगे लोगों को, लोगों देखेंगे, शीश महल भी शामिल करेंगे। एक नई टैलेंट हंट स्कीम, शुरुआत आपने सही पहचाना, उदास थे, डालेंगे, शीश महल को डालेंगे जी। एक नई टैलेंट हंट स्कीम शुरू की जाएगी जिसका मुख्य उद्देश्य छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानना, उन्हें मंच प्रदान करना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना और कलाकारों को सशक्त बनाना। ऐसे नई टैलेंट हंट स्कीम शुरू की जाएगी। इसके अलावा यह योजना दिल्ली के कलाकारों को लक्षित करेगी, जिसमें संगीत, नृत्य, कला, चित्रकला, प्रदर्शन, ये सारे के सारे क्षेत्रों में छात्र, युवा, पेशेवर और स्वयं सीखे हुए कलाकारों को शामिल करेंगे। इस हेड में हमने 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव शामिल। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, अभी बिहार दिवस गया है, बिहार के लोग दिल्ली का अभिन्न हिस्सा हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि हमने मैथिली और भोजपुरी अकादमी में जो पहले बजट 3.5 करोड़ होता था, उसका बजट अब 6 करोड़ और 30 लाख रुपए कर दिया। डबल बजट कर दिया ऐसा, डबल बजट। और इस बजट में कला, संस्कृति, अरे आप ही तो वो टोपी भी पहन गए, धन्यवाद, थैंक यू। इस बजट में कला, संस्कृति, भाषा विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं के लिए 139 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मैं पेश कर रही हूं। भाई मैं तो इतना कह सकती हूं अपने विपक्ष के साथियों को कि तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, हमारी तो निगाहें हैं सूरज के ठिकानों पर। यदि मैं बात करूं एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, गरीब वंचित परिवारों को केवल सहारा नहीं देना, शक्ति भी देनी है, विकास भी देना है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है दिल्ली के लिए। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि कोई भूखा ना सोए, कोई असहाय ना रहे,
हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। मैंने दिल्ली की सेविका के रूप में दिल्ली की जनता के हर एक दुख को दूर करने का प्रण लिया है। और मुझे, ये किसी कवि ने कहा है कि मुझे तो ना राज्य की कामना है, ना स्वर्ग की, ना ही पुनर्जन्म की। मेरी इच्छा है कि दुखी प्राणियों का कष्ट दूर हो। इस सिद्धांत के साथ दिल्ली सरकार काम करेगी और जितने गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग हैं दिल्ली के, उनके लिए हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट का प्लान बनाया है। आज हम जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, ये केवल संख्याओं का हिसाब किताब नहीं है अध्यक्ष जी, बल्कि हर नागरिक के सशक्तिकरण और समान अवसरों की दिशा में एक ठोस और मजबूत कदम है। हम अंत्योदय के सिद्धांत पे काम करते हैं, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद की मूल भावना है। अंत्योदय हमारी राजधानी केवल आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास का प्रतीक न बने, बल्कि ये विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाना हमारा ध्येय है। और इसी सोच के साथ हमने सामाजिक सुरक्षा, जन कल्याण की अनेकों योजनाएं प्रस्तावित की है। इस क्षेत्र में हमने इस क्षेत्र के लिए 10,047 करोड़ का बजट रखा है। 10,047 करोड़ रुपए का बजट, जिसमें से 9,780 करोड़ रुपए सामाजिक कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास और SC, ST, OBC कल्याण विभाग की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है। 10,047 करोड़ रुपए इन योजनाओं। तो सीएम रेखा गुप्ता इस वक्त बजट पेश कर रही हैं और कुल 1 लाख करोड़ का ये बजट और फिलहाल ये पेश किया जा रहा है दिल्ली विधानसभा में। और कई अहम बातें आज इस बजट से सामने निकल कर आई हैं। एजुकेशन हब के लिए 500 करोड़ का फंड, वहीं महिलाओं के लिए भी काफी बड़ी सौगात इस बजट में दी गई है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भी फंड है। तो तमाम सेक्टर्स को एक एक करके किस तरीके से इस बार बजट में डिफाइन किया गया, वो सीएम रेखा गुप्ता ने बताया है। और हमारे साथ बीजेपी नेता RK मिश्रा जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत